गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको ध्यान है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने इनकम मेथड किया था। इनकम मेथड का हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा था कि हमें नेशनल इनकम कैसे निकालनी है थ्रू द इनकम मेथड। आज एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि अगर कोई किसी बच्चे को डाउट है तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड आउट NDP-FC आपको पता करना है और GNP-MP पता करना है। ये दो आइटम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और कुछ टर्म्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में। ट्रांजैक्शंस क्या है? रेंट, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वेजेस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडीज एंड मिक्स्ड इनकम। ये क्वेश्चन में गिवन आइटम। जो आइटम हमें अपने कंसेप्ट के लिए चाहिए बस उन्हीं आइटम को हम एडिशन करते हैं, बाकी आइटम को हमें इग्नोर करना होता है। राइट, हमारे पास पहला क्या है? NDP-FC निकालना है। NDP-FC क्या होता है? ये नेशनल इनकम अभी नहीं है। NDP-FC मतलब इनकम मेथड में कुछ इनकम्स हमें जोड़नी होती है और इनकम को जोड़ के जो आता है वो किसके इक्वल टू होता है? NDP-FC के। तो सबसे पहले हमें इनकम जो भी लेनी होती है इनकम मेथड के अंदर वो हम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो उससे फर्स्ट आपको जो ना फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि 1.5 मार्क्स आपके इसी कंसेप्ट के आते हैं, इसी फॉर्मूला के मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे आपको NDP-FC 3 मार्क्स का है तो 1.5 तो आपको इसी फॉर्मूला के मिल जाएंगे, बाकी आपको कैलकुलेशन और रिजल्ट के मिलते हैं। क्लियर? तो इसको बिना मतलब इसको अटेम्प्ट किए आप सीधा यहाँ से कंटिन्यू नहीं करोगे, सिर्फ फिगर उतार दिए हमारा आंसर हो गया, नहीं। आंसर तभी निकलेगा लेकिन इसके मार्क्स चले जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें NDP-FC निकालनी है तो क्या क्या चीजें एडिशन करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को भी साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पे रेंट है तो वो हमें चाहिए, तो हम रेंट लिख लेते हैं 40। उसके बाद इंटरेस्ट गिवन है 60, तो इंटरेस्ट भी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट है 120, तो 120 भी हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास था फॉर्मूले के अंदर 800, हमने वो भी नोट डाउन कर लिया। डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए अभी, टैक्स को भी नहीं लेना। वेजेस एंड सैलरी, यस, वेजेस एंड सैलरी जो पार्ट है वो हम लेते हैं। तो अभी हमने ये देखना है कि हमें इसको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना है या नहीं। मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लिया है, इट मीन्स हमें वेजेस एंड सैलरी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक ऐसा पॉइंट था जिसके 3 पार्ट थे और उसमें से एक वेजेस भी था। तो अगर हम पूरा ले लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो इट मीन्स वेजेस एंड सैलरी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट, तो हमें दोबारा नहीं लेना। कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसी टर्म दी जाती हैं जो कंफ्यूज करने के लिए होती हैं हमें, तो इन चीजों को हमें इग्नोर करना है जो हमारे पार्ट के लिए नहीं जरूरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्किप कर दिया। इसके अलावा क्या चीज बचती है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो मिक्स्ड इनकम हमने फॉर्मूले के अंदर रीड किया था 100, तो वो हमें लेना है 100। हमने क्या ले लिया? मिक्स्ड इनकम। इसके अलावा बाकी अदर आइटम्स हमें अभी नहीं लेनी, क्योंकि हमें सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है FC के ऊपर, यानी कि सिंपल और सिंपल इनकम मेथड के थ्रू जितने भी पॉइंट्स हमें बनते हैं वो सारे ऐड कर लिए। अब यहाँ पे नोट करो, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने पढ़ा था, राइट, उसमें 4 पार्ट थे या 3। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों थे, और लास्ट में था मिक्स्ड इनकम। तो सारी जितनी भी आइटम हमें मिली हैं वो सब हमने नोट डाउन कर ली, और क्या रिजल्ट निकलता है इसको प्लस करके हमारे पास 1120 जो भी साथ में दी है, लैक्स, करोड़, जो भी है वो टर्म आपको यूनिट आपको साथ में लगाना है। इसके बाद GNP-MP बनाना है। GNP-MP बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये हमारे पास क्या निकला है? NDP-FC। सबसे पहले आप NDP-FC नोट डाउन कर लो, फिर इसमें जो जो चेंजेस आपको करके ये बनाना है वो टाइम आपको लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पे N दे रखा है, N से क्या बनाना है? G। जब आपको N से G तक जाना है तो इसके लिए डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट है, सिर्फ वही बीच में गैप है, जो वो इस गैप को हम खत्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? N से G। अब ये N से G कैसे बनाते हैं? अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है तो इसमें आप डेप्रिसिएशन यानी कि कौन सा दे रखा है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर आप जोड़ देते हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर आप जोड़ते हो किसके अंदर? 1120 के अंदर अगर आपने बना दिया कंजम्पशन कितनी? 20, एडिशन कर दी तो वो क्या बन जाता है? N से G बन गया, राइट, यानी कि आपने N से G कन्वर्ट कर दिया। अगला क्या है? D से, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है।
तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम से नेशनल के लिए सिर्फ अब्रॉड वाली इनकम बाकी है, तो हम वही उठाते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, -20। हमने यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड जो होता है प्लस करना होता है, हमने प्लस का साइन दे दिया। लेकिन अगर हमारी आइटम ही माइनस में है तो आप इन ब्रैकेट्स में लिख लो कि माइनस में आ रखी है, ठीक है, ताकि वो नेट क्या बन जाएगा, जब हम इसको क्रॉस करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो माइनस ही रह जाएगा। हमने डाल दिया कि प्लस है, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस होता है फ्रॉम अगर आ जाए तो, और उसमें रिजल्ट क्या है, माइनस वाले में दे रखा है तो -20 उठा लिया, +20 होता तो +20 उठा लेते। क्लियर। इसके बाद हमारा डोमेस्टिक किस में चेंज हो गया, नेशनल में। अब हमें एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट को किस में बदलना है, एमपी के अंदर। फैक्टर कॉस्ट को एमपी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, टैक्स को ऐड करना पड़ता है, सब्सिडीज को लेस करना पड़ता है, या फिर सिंपल एक ही दिया होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमें क्वेश्चन में जाना है कि क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 100 और साथ में सब्सिडीज दी है 50। जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, 100 को प्लस कर दिया, सब्सिडीज देखते ही फटाफट माइनस कर देते हैं -50। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्सिडीज को हमने इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स अकेला नहीं, इसका नेट वर्ड दे रखा है। जब नेट दे रखा है उसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को हमने ऑलरेडी लेस कर दिया है, और लेस करने के बाद क्या बन गया, अब नेट इतना बचा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो हमें क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया 100। तो 100 जो है वो सीधा हम यहाँ पे ले लेते हैं, एफसी से एमपी के तक अगर जाना है तो क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे चीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, कितना है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100। तो 100 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये सारे कंसेप्ट हमने किए हैं। आप दोबारा देख लो अगर आपको नहीं नजर आया था तो। एनडीपी से एफसी में से हमने जीएनपी जाना है, पहले एन से जी बनाया तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने प्लस करनी है, बट दिया माइनस में है तो इन ब्रैकेट आप -20 लिख दो। एफसी से एमपी जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर लिखे हुए हैं कितने हैं 100, तो 100 हमने यहाँ पे क्या किया, इसको प्लस कर दिया। ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाता है 1220 करोड़, जितना भी दे रखा है यूनिट के साथ आप इसको नोट डाउन कर दोगे। तो ये वेरी सिंपल मेथड है हमारा इनकम मेथड, इसलिए हमने फर्स्ट यहीं से स्टार्ट किया है। आप बार बार इसके फॉर्मूले को रीड करो, उसको समझो, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करो। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको सेंड करती हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे पॉइंट आता है हमारे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड मतलब कि हमें अगर इनकम मेथड अप्लाई करके अपनी नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि कौन से पॉइंट्स को हमने इग्नोर करना है, नेशनल इनकम को काउंट करते हुए नहीं लेना। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लेने हैं, तो हमने ये तो पॉइंट पढ़ लिए कि क्या क्या कंसेप्ट लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूला जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये पॉइंट हमने लेना है। लेकिन इसके अलावा कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आता कि लेना कि नहीं, वही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स को हमने यहाँ पे इग्नोर करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स को हमने नहीं लेना जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। तो ये ट्रांसफर पेमेंट में होता क्या है, जैसे कि अगर कोई हमें ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि ओल्ड पेंशन है ना, ओल्ड एज पेंशन अगर दी जाती है बुढ़ापे के टाइम के ऊपर, हम उनको पेंशन लगा देते हैं एज वाइज, है ना, एज फैक्टर की वजह से, तो ऐसी पेंशन को हम सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर अर्निंग बोलते हैं। ये चीज़ हमारी जो है वो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट क्या होता है कि अगर हमने कोई काम किया है उसके बदले में अगर हमें कोई अर्निंग मिली है तो वो अर्निंग क्या होती है, फैक्टर इनकम। हमने फैक्टर्स को यूज किया, उसके बदले में पेमेंट आई। क्लियर। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वो चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं अगर इनकम मेथड निकालना है। लेकिन ये क्या हुआ, ये सिर्फ हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है। पैसा जिसने भी कमाया उसने सिर्फ आगे ट्रांसफर कर दिया ओल्ड एज पेंशन के लिए, ठीक है। या फिर क्या होता है कि बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, जैसे तो पॉकेट अलाउंस या पॉकेट मनी जो एक्सपेंसेस हमें मिलते हैं, पॉकेट मनी मिलती है,
तो वो क्या चीज़ होती है, वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र हो गई है इनकम, लेकिन वन टाइम जो था नेशनल इनकम में हमारे पेरेंट्स की जो इनकम है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। अगर उन्होंने हमें पैसा दे दिया तो इट मीन्स क्या हो गया, वो पॉकेट मनी क्या है, जस्ट ट्रांसफर हो गई है, एक हाथ से दूसरे हाथ में चलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसी चीज़ों को हमने इग्नोर करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स को हमने दोबारा ऐड नहीं करना है। इनको अगर करते हैं तो डबलिंग हो जाती है हमारी नेशनल इनकम के अंदर। इसके अलावा जैसे कि कोई स्कॉलरशिप दी जाती है तो स्कॉलरशिप भी क्या होता है, वो भी एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स होती है। इसके अलावा कुछ हम डोनेशंस दे देते हैं कहीं पे, या कुछ चैरिटी के तौर पे हम दे देते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। तो नेशनल इनकम की इवैल्यूएशन करते हुए, कैलकुलेशंस करते हुए हमने ट्रांसफर पेमेंट्स को इग्नोर करना है, पहला पॉइंट। सेकंड है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। पहला पॉइंट तो क्या है कि जो सेकंड हैंड चीजें हैं, अगर हम उनकी सेल या परचेज का काम करते हैं तो उनके द्वारा जो भी मनी क्रिएट होती है वो हमें ऐड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपनी पुरानी कार या पुराना स्कूटर किसी को बेच देता है, ठीक है, और बदले में पैसा कमा लिया, मनी रिसीव कर ली, बट हमने उस मनी रिसीव को अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना, क्योंकि जब वो चीज़ बनी थी पहली बार, वो सेल हुई थी, जब फैक्ट्री से कार जो है सेल की गई थी, तो उस सेल की वैल्यू वन टाइम हमने एडिशन कर दी थी नेशनल इनकम के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो इट मीन्स एक चीज़ की जो वैल्यू है एक ही बार चीज़ में एडिशन की जाती है नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस करते हुए। दूसरी बार या तीसरी बार उसको रीसेल करते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते। एक तो ये पॉइंट है। सेकेंडली है, साथ में लिखा है मैंने, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अगर इन तीनों को अगर हम सेल करते हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, अपने डिवेंचर्स बेच रहे हैं, तो उससे भी अगर हमें मनी रिसीव होती है तो सेम पॉइंट है कि हमने उनको बीच में ऐड नहीं करना। जब हम नेशनल इनकम की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इनको इनकम्स को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि हमें एक ही बार सिर्फ उसको लेना था कि सेल या परचेज। और ये शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स को क्यों नहीं लेते, ये भी तो सेल हो रहा है, ये जस्ट एक पेपर वर्क है। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी, इसमें सिर्फ हमारी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होती है। शेयर्स, बॉन्ड्स में वो रियलिटी के अंदर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या होती है, ऑनरशिप चेंज होती है। पहले किसी और के पास थे शेयर्स और अब किसी और ने परचेज कर लिए तो उसका नाम चल पड़ेगा, ठीक है, ऑनरशिप जो है वो चेंज हो जाती है। अदरवाइज उसका फैक्टर के इस हिसाब से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दो अलग अलग पॉइंट भी बन सकते हैं। मैंने इसको कंबाइंड भी कर दिया है कि मनी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या फिर मनी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो दोनों को हम नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट्स हो गए हमारे। तीसरा है मनी रिसीव्ड एज कमीशन, ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अभी हम बात कर रहे थे पुरानी कार या स्कूटर, अगर हम उन चीज़ों को बेचते हैं, पुरानी चीज़ों को अगर बेच रहे हो तो बेचने के लिए कोई ऐसा एजेंट आपने बीच में अपॉइंट कर लिया और उस एजेंट के थ्रू आप बेच रहे हो, ठीक है, और उस एजेंट को आपने क्या किया, कुछ कमीशन देना डिसाइड कर लिया कि अगर मेरी चीज़ बिकवाते हो इतने रुपए पे तो मैं तुम्हें कमीशन देता हूँ। ये कमीशन जो है वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हुए एडिशन करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक उस पर्सन की सर्विस है, एजेंट की सर्विस। और सर्विसेज जो होती हैं जिस टाइम भी दी जाती हैं सर्विसेज, उसमें कोई पुराना नया कुछ नहीं है, वो आज के डेट में सर्विस दे रहा है क्योंकि वो किसी पर्सन की हेल्प कर रहा है उसकी सेल करवाने के लिए। पुराना स्कूटर, पुरानी मशीन, पुराने कार, वो उसको बेचने के लिए क्या करवा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो जब भी हम सर्विस किसी की लेते हैं बदले में उसको पेमेंट देते हैं तो सर्विसेज की पेमेंट भी क्या होगी, एक फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट्स हमें यहाँ पे लेना होता है जब भी हम इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर पेमेंट्स होगी, इसलिए नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं उसके लिए जो भी ब्रोकरेज हमने बीच में रखा है, कोई एजेंट रखा है, उसको हम कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो ऐसी चीज भी हमने क्या करनी है, ऐड करनी है नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, राइट। तो इसमें हमने काउंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये भी वही सेम पॉइंट है, सर्विस वाला। तो हम यहाँ पे सर्विस की बात कर रहे हैं कि जो भी ब्रोकरेज है, बीच में मीडिएटर है, उसको हमने क्या दिया है, कमीशन। तो क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है,
ठीक है, उसको सेल करवाने के लिए, चाहे वो डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या फिर शेयर्स हैं। तो सर्विस के बदले में जो चीज पे की जाती है वो फैक्टर पेमेंट ही कहलाती है, और फैक्टर में इनकम काउंट करते हुए हमने उसको प्लस करना है। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स क्या होता है कि कई बार हमें लॉटरीज के थ्रू कुछ पैसा मिल जाता है ना, हम कहते हैं कि हमें कुछ इनकम हो गई है, लॉटरी, सट्टेबाजी। तो इस तरह के जो लॉटरी प्राइजेस आपको निकलते हैं उसको हमने काउंट नहीं करना है जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो हमारी लॉटरी प्राइजेस है ये वन टाइम एक्सचेंज है, यानी कि दोनों तरफ से हमारी एक्सचेंज ऑफर नहीं होती। हमें यहाँ पे सिर्फ पैसा मिलता है, बदले में वो पर्सन जिनको लॉटरी मिली है, जिनका प्राइस निकला है, वो बदले में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी क्रिएट नहीं करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। और जहां पे भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है तो इट मीन्स हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि वो फैक्टर इनकम ही नहीं है। जब फैक्टर इनकम ही नहीं है तो इसको इन्वॉल्व भी हम नहीं करते। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, सेम केस कि अगर कोई इलीगल वर्क हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो उनको भी हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे उनको बीच में नहीं लेके आते। अच्छा, इलीगल वर्क जैसे कि कोई थेफ्ट, चोरी का केस हो रहा है, ब्लैक मनी है ना, कोई अगर हो रही है इकोनॉमी के अंदर, गैम्बलिंग का केस हो रहा है, तो इन केसेस को हम क्या इग्नोर करेंगे? यस, इन चीजों से भी पैसा तो इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, लेकिन वो जो पैसा है उसकी एस्टिमेशन करना मुश्किल है, हम उनको इग्नोर करके चलते हैं। ब्लैक मनी से कितना पैसा कमाया, चोरी से, गैम्बलिंग से, है ना। एक तो वो वन टाइम एक्सचेंज है, वो कहीं ना कहीं पैसा जो है पहले ही सर्विस के अंदर हमारी टर्म्स के अंदर आ चुका है, चुराया हुआ पैसा किसी और के हाथों में ट्रांसफर हो रहा है ना। तो गैम्बलिंग भी सेम केस है, कमाए हुए पैसे को हम जुए पे लगा रहे हैं तो वो आगे किसी और के हाथों में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। और सेकेंडली, इनकी वैल्यूएशन करना हमारी इकोनॉमी के लिए उनकी लिए मुश्किल है, तो इसलिए इन चीज़ों को हम डेफिनेटली इग्नोर ही करते हैं अपनी नेशनल इनकम में काउंट करते हुए। ठीक है, नेशनल इनकम में इसको एडिशन नहीं करते जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद बहुत मेन पॉइंट है जो बच्चे नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो कई बार गलत हो जाते हैं। Imputed value of factor services rendered by the owner of the production units। अब इसका क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इसमें हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी अगर पर्सन अपना खुद का घर यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो हम उसके लिए उसको कोई रेंट नहीं मिलता। क्लियर? ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि क्या पता करना है, फैक्टर सर्विस पता करनी है, रेंडर्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स तो तैयार हो रही है और खुद ही उसका ऑनर, वो खुद एक बंदा है, पर्सन है, और उसकी फैक्टर की सर्विसेज हमें फाइंड आउट करनी है। एक प्रोड्यूसर खुद के लिए जो करता है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन, अगर हम बात करें कि ऑनर वर्क इन देयर ओन यूनिट बट डोंट चार्ज सैलरी। अगर एक पर्सन अपनी सर्विसेज खुद की ही काम के लिए अगर काम करता है, वर्क करता है, लेबर लगाता है, तो क्या उस लेबर के लिए उसको सैलरी प्रोवाइड की जाती है? नो सैलरी, क्योंकि वो खुद ही उसका ऑनर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ ऑनर प्रोवाइड फाइनेंस बट डोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट। अगर उसकी खुद की कैपिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है खुद के काम के लिए, खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए, तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, कोई इंटरेस्ट उसके लिए चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर? अगर यही सेम बात हम बात करें, इफ ऑनर डू प्रोडक्शन इन देयर ओन बिल्डिंग, अगर वो खुद की बिल्डिंग में, खुद की जमीन के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या वो रेंट ले रहा है? बट डोंट चार्ज रेंट, लेकिन वो कोई भी रेंट इसका नहीं चार्ज करता। नो रेंट चार्ज। तो ये तीन केस हमने यहाँ पे लिखे हैं कि ना तो वो अपने काम के लिए कोई उसको सैलरी मिलती है, खुद की बिल्डिंग के लिए उसको रेंट भी नहीं मिलता, और खुद का पैसा लगाया है तो उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। ठीक है, नो इंटरेस्ट चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता वो इन चीजों के लिए। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं ऑनर के खुद के प्रोडक्शन यूनिट के लिए किया गया काम। तो क्या अगर कोई बंदा अपनी चीजों को, अगर उसके पास खुद के लिए है, तो जरूरी तो नहीं वो बाहर से हायर करे, उसको पर्सन बाहर से हायर करना जरूरी है, कंपल्सरी है? नहीं। अगर खुद के पास कैपिटल है तो कोई जरूरी है कि वो इंटरेस्ट पे कर करके वो कैपिटल को जनरेट करे? नहीं। अगर खुद की बिल्डिंग है तो क्या उसको बाहर से रेंट दे के उसको बिल्डिंग लेनी चाहिए? नहीं।
तो इट मीन्स अगर उसके सारे सोर्सेज खुद के हैं तो वो खुद के लिए ही फैक्टर सर्विस खुद के लिए यूज कर रहा है प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो इन चीजों को भी हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी जरूरी है। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब तब भी अगर वो प्रोडक्शन यूनिट खुद के प्रोडक्शन यूनिट के लिए इनका इस्तेमाल करता है तो सेम जैसे हम मार्केट में रेंट, इंटरेस्ट और सैलरी की वैल्यूएशन करते हैं, सेम उसके खुद के काम के लिए इन सब का जो है वैल्यूएशन हमें निकालना पड़ता है। और उसको निकाल के किस में ऐड करते हैं, नेशनल इनकम की वैल्यूएशन के टाइम पे नेशनल इनकम के लिए हम इनको ऐड करते हैं। हमने एक फॉर्मूले में पॉइंट किया था मिक्स्ड इनकम, और वो मिक्स्ड इनकम से जुड़ा हुआ पॉइंट ही है। कई बार ये बच्चों से पूछा जाता है कि अगर प्रोडक्शन यूनिट में ऑनर कोई फैक्टर सर्विसेज अपनी कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है खुद कोई, तो उसकी वैल्यू को हमने एडिशन करना है या नहीं करना है। तो मोस्टली बच्चों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता। ये वही पॉइंट है मिक्स्ड इनकम वाला, खुद के लिए किया हुआ अगर वो सर्विसेज हैं तो उसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, हम रेंट भी लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में ट्रस्ट भी लेते हैं, ठीक है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी भी लेते हैं। तो हम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राइट? इसके लिए इसकी वैल्यूएशन जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये तो हो गया सर्विसेज जो एक प्रोड्यूसर अपने यूनिट्स को बनाने के लिए इन चीजों की यूज करता है। और जब वो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कर चुका है, वो प्रोडक्शन अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए करता है, तो क्या उस प्रोडक्शन को भी हम अपनी नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड फ्लो तो वहां पे भी हो रहा है, गुड्स का फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि फ्लो वहां पे भी हो रहा है अगर वो सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है तो। ठीक है, तो सेल्फ कंजम्पशन वाले केस में हम मानते हैं कि उस जगह के ऊपर भी नेशनल इनकम में पॉइंट हमने एडिशन करना है, क्योंकि ये भी एक इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट मतलब कि जब वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन को अगर उसने बाहर से अगर खरीदता, बाहर से अगर कोई चीज खरीदता अपनी फैमिली के लिए, तो वो खर्चा करता, ठीक है, और वो खर्चा किसी की इनकम बनती है ना। तो सेम अगर वो खुद के लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो गुड्स भी हमने साथ में कंसीडर करनी है प्रोडक्शन के लिए, कि उस पर्सन ने जो है अपने खुद के लिए गुड्स बनाई है और उसको हम नेशनल इनकम एडिशन दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो ये इन सब के अलावा नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस आइटम इन DI एंड NI। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इससे अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं कि डिफरेंस आइटम का मतलब कि कई बार क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं कि उनमें से आपको बताना पड़ता है कि इस आइटम को हमने डोमेस्टिक इनकम में कैसे ट्रीट करना है, नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार आ जाते हैं। इस तरह के जो अभी फाइनल एग्जाम थे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म्स में हम डाल देते हैं, या फिर इसको इस तरीके से डालते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए या नेशनल इनकम में, थोड़ा सा चेंज करके हम उसको मोल्ड करके डालते हैं जैसे पेपर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है सैलरी। चलो पॉइंट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट हम पिछला रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम में पता है कि जब हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे, है ना, नॉर्मल रेजिडेंस की बात करेंगे, तो उसकी इनकम को हमने काउंट करना है। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम को ओनली काउंट करना है, तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। ये कंसेप्ट सिंपल है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि अगर इंडिया की बात करें तो ये मैंने रफली इंडिया का वो बनाया है मैप। इंडिया की बात करें तो इसकी टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको हम क्या काउंट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जो भी वो इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो हमारे हैं चाहे बाहर के हैं, जो भी लोग हैं। एक चीज इसमें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसी एम्बेसी है, बाहर की फॉरेन की एम्बेसी है, जैसे कि अब यहाँ पे फॉरेनर एम्बेसी है, जैसे कि जापान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जापान एम्बेसी। तो अगर कोई इस तरह की एम्बेसीज हैं, कोई बाहर की कनाडा की एम्बेसी है, USA की एम्बेसी है, तो ऐसी चीजों को हम, एम्बेसीज को हम क्या करेंगे? अपने टेरिटरी का पार्ट नहीं गिनेंगे। अगर जिस कंट्री की एम्बेसी हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर है वो उसी कंट्री की ही मानी जाएगी। हमारी कंट्री के अंदर या अगर इसकी ब्रांच है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारी
बाउंड्री के अंदर आ गई, हमारी टेरिटरी के अंदर आ गई, तो इसलिए हम इसको अपनी ही कंट्री में काउंट कर लें, नहीं। सेम अगर हमारी इंडिया की एम्बेसी बाहर किसी दूसरी कंट्री में है, यूएसए के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि उस एम्बेसी को हम इंडिया की ही काउंट करेंगे, क्लियर। तो उसको हम यूएसए की काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो ये सारी इनकम तो है ही है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी एम्बेसी किसी बाहर की कंट्री में है, अगर पूछा जाए कि इंडियन एम्बेसी अगर बाहर यूएसए में है तो क्या उसकी इनकम को आप डोमेस्टिक इनकम में काउंट करोगे, तो हमारा आंसर होगा यस, ठीक है। तो ये मत कहना कि मैम ये तो बाउंड्री के बाहर चला गया तो वो तो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसी, स्पेशली एम्बेसीज की बात हो रही है, तो एम्बेसी वाले केस में जिसका भी नाम है, चाहे वो बाहर की कंट्री में है, तो वो उसी कंट्री का ही गिना जाएगा। जापान वाले की एम्बेसी जापान की ही रहेगी, यूएसए की एम्बेसी यूएसए की रहेगी, चाहे वो कहीं पे भी एस्टेब्लिश हो, क्लियर। इसके अलावा अगर कुछ बैंक्स है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के कोई डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में है, तो कुछ भी ऐसा हम बात करें तो अगर उनकी बात करते हैं तो वो जिस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा उसी का ही कहलाया जाएगा। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ, फॉरेनर कोई बैंक है हमारा, ठीक है, तो फॉरेन का बैंक इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, मैंने अपनी बाउंड्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर लिख दिया कि एक फॉरेन बैंक है। तो अगर हम काउंटिंग करें, हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर है तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम होगा, तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी के अंदर ही है और यहीं बैठ के वो काम कर रहे हैं, यहीं इस बैंक के अंदर काम हो भी रहा है और इनकम भी कमाई जा रही है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगी, वो टेरिटरी के अंदर गिना जाएगा। सिर्फ एम्बेसी को छोड़ के बाकी सब चीजें हम इसके अंदर काउंट करेंगे। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कि सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। तो वो पूछ रहे हैं कि सैलरी अगर हम रिसीव करते हैं, इंडियन एम्प्लॉय में रिसीव करी है और वो कहाँ पे है, जापानीज एम्बेसी में है, और एम्बेसी कहाँ पे है, इंडिया के अंदर, तो इन दोनों के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट हम ये बोलेंगे कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो ये नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होता है, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड। ये क्या होता है, इंक्लूड, क्लियर, क्योंकि एम्बेसीज को जापानीज का ही पार्ट गिना जाएगा, इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। लेकिन ये नेशनल इनकम में काउंट क्यों होता है, क्योंकि इंडियन एम्प्लॉय को हम वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो इंडियन एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी, इनकम होगी, वो इंडिया में लाके जोड़ी जाएगी, इसलिए वो फैक्टर इनकम है, इसलिए नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हुए उनको हम एडिशन करेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। हमें पता है SBI हमारा इंडिया का बैंक है, तो SBI की अगर कोई ब्रांच कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है, राइट। तो इंग्लैंड के अंदर होने की वजह से हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो ब्रांच तो है इंग्लैंड के अंदर है, तो इंग्लैंड की टेरिटरी के अंदर पड़ा हुआ है वो चीज, तो हम डोमेस्टिक इनकम को काउंट करते हुए उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम में वो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली ऐड होता है। क्यों, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि भारत में जो हमारा बैंक है SBI वो बाहर है, लेकिन उस बैंक ने जो इनकम जनरेट करी है वो कहाँ जाके प्लस होगी, इंडिया के नेशनल इनकम के काउंट करते हुए। सेम रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। अगर हम बात करें कि रेंट रिसीव किया है हमारी एक कंपनी ने बाय कंपनी इन इंडिया और वो इंडिया के अंदर ही है, तो क्या इंडिया के अंदर है तो हम उसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट कर सकते हैं, यस। तो हम इसको डोमेस्टिक इनकम के लिए यस बोलेंगे कि ठीक है कि हमारी कंपनियां हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही है, तो डोमेस्टिक इनकम तो है ही है। तो क्या विच इज ओन बाय द नॉन रेजिडेंट, और वो किसके द्वारा चलाई जा रही है, नॉन रेजिडेंट के द्वारा। तो नॉन रेजिडेंट अगर कोई कंपनी यहाँ पे लाके खोलता है तो वो अपना पैसा अपनी कंट्री में लेके जाएगा, हमारी कंट्री को क्यों देगा। तो इट मीन्स नेशनल इनकम जो हम काउंट करेंगे तब हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि नेशनल इनकम में इस चीज को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अगर प्रॉफिट हम अर्न करते हैं किसके द्वारा, फॉरेन बैंक के द्वारा, उसकी एक ब्रांच कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, राइट। तो फॉरेन बैंक मैंने बोला था कि अगर इंडिया के अंदर है तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आ गया वो हमारा,
तो फॉरेन बैंक अगर तुम्हारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो हम काउंट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम काउंट करते हुए हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यस, इसको कंसीडर करेंगे। बट अगर देखा जाए नेशनल इनकम के लिए तो नेशनल इनकम में हम उसको अवॉइड करेंगे, नो, उसके टाइम पे हमें कैलकुलेशन के लिए उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन बैंक अगर कोई पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो उसका पैसा उसी की कंट्री में जाके ही वहीं की उनकी इनकम में ऐड होगा, ना कि हमारे यहाँ की इनकम में। क्लियर? ये मेन पॉइंट थे। इससे कंसर्न क्वेश्चंस भी आपको मैं सेंड करूंगी, आपकी बुक में है, तो वो आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इनकम मेथड जो था वो टोटली हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, और वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।